पढ़ रहे थे बाल मनोविज्ञान। मनोविज्ञान का उद्देश्य है बालक के व्यवहारों का अध्ययन करना। बाल मनोविज्ञान का उद्देश्य है बालक के व्यवहारों का अध्ययन करना। शिक्षण का उद्देश्य है बालक के व्यवहारों में परिमार्जन लाना। पूछा जा सकता है शिक्षा, नीचे लिखागा शिक्षा, लिख देगा हाइलाइटर से और नीचे लिखेगा बालक के व्यवहारों में परिमार्जन लाना, बालक के व्यवहारों में अस्थायी परिमार्जन लाना, बालक के व्यवहारों में विभिन्नताएं लाना और उपरोक्त सभी। तो क्या कहोगे? उपरोक्त सभी। समझ गए बात को? ठीक है, इतनी बात समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए ठीक है, अब हमारी बात ध्यान से सुनिए। अगर आपसे पूछे कि मनोविज्ञान के खोजकर्ता कौन है तो क्या बताएंगे? विलियम जेम्स। ठीक, चलिए शैशवावस्था पढ़ रहे थे। कौन सी अवस्था? शैशवावस्था लगभग हो गई थी। एक क्विक रिवीजन। मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार किस अवस्था में प्रदर्शित होते हैं? मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार किस अवस्था में प्रदर्शित होते हैं? क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए, कल हमने एक चीज़ आपको नहीं बताई थी। एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था वैलेंटाइन। जानते हैं? नहीं सुने होंगे नाम, तो आज पहली बार सुन लीजिए। एक वैज्ञानिक थे वैलेंटाइन, तो उन्होंने एक शब्द बोल दिया था शैशवावस्था को, जो इंडिविजुअल बहुत पूछा जाता है परीक्षाओं में। सीधा पूछेगा आदर्श काल किसे कहते हैं? तो वो कौन सी काल होता है? शैशवावस्था। और अगर पूछे सीखने का आदर्श काल किसने कहा तो बता दीजिएगा वैलेंटाइन। और पूछ लीजिएगा शैशवावस्था को आदर्श काल सीखने का किसने कहा? वैलेंटाइन। तो लिख लीजिएगा शैशवावस्था का एक और गुण है आदर्श काल के नाम से जाना जाता है। आदर्श काल सीधा पेपर में देगा आदर्श काल कौन सा काल कहलाता है तो शैशवावस्था बताइएगा। आदर्श काल कौन सा काल? शैशवावस्था। ठीक है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है और अपने हिसाब से समझ के करिएगा। आगे लिख लीजिएगा एरो मार के वैलेंटाइन। वैलेंटाइन। ठीक, और इधर एरो मार के लिखेगा अधिगम का आदर्श काल। किसका आदर्श काल? अधिगम या सीखने का। तो परिभाषा भी याद हो जाएगी, किसका काल होता है, किससे रिलेटेड होता है, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, पूछेगा सीखने का आदर्श काल वैलेंटाइन, आदर्श काल शैशवावस्था। क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? चलिए, ये हो गया। ये बताइए वो कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चों का चिंतन अतार्किक होता है? पेपर में सीधे पूछेगा अतार्किक चिंतन का काल, तार्किक चिंतन का काल बाल्यावस्था। अमूर्त तार्किक चिंतन का काल, जब किसी चीज़ में अमूर्त लग जाए तो समझ लेना वो कौन सी अवस्था में जाने वाला है? किशोरावस्था में। समझ गए बात को? चलिए, जब समय आएगा बाल्यावस्था किशोरावस्था तब वहाँ पे बताएंगे। ठीक, अगर आपसे पूछे वो कौन सी अवस्था है जिसमें पराश्रित अवस्था कहलाती है तो क्या बताएंगे? शैशवावस्था। कौन सी अवस्था? 0 से 2 वर्ष का काल। किसने कहा? हॉरलॉक। क्लियर? अनुकरण का काल, बच्चा नायक की भूमिका में रहता है। इस अवस्था में बच्चों का निर्देशन करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। किसने कहा? मनोवैज्ञानिक रॉस ने। स्वप्रेम का काल, नर्सिज्म की भावना, किसने कहा? इदम अहम परम अहम। चेतन अचेतन अचेतन, सिगमंड। सामूहिक अचेतन मन का प्रत्यय, युंग। अचेतन मन का प्रत्यय, अचेतन मन का प्रत्यय, सिगमंड। सामूहिक लगाएगा तो युंग। और अगर सामूहिक ना लगाए सीधे पूछे अचेतन मन का प्रत्यय किसने दिया? किसने? सिगमंड फ्राइड ने। कोई समस्या इतने में? कोई दिक्कत नहीं। अर्ध स्वप्न का काल किसे कहते हैं? अर्ध स्वप्न का काल, अर्ध स्वप्न का काल, अर्ध स्वप्न का काल। क्लियर? शैशवावस्था को बच्चा 3 से 6 वर्ष की उम्र में अर्ध स्वप्न की अवस्था में होता है। यह कथन किसने कहा? थॉर्नडाइक। अर्ध स्वप्न का काल लिख लो, कभी कभी पूछ लेता है अर्ध स्वप्न की अवस्था होती है 3 से 6। जहाँ हमने अर्ध स्वप्न लिखा है आपने वहाँ पे लिख लो 3 से 6। 3 से 6 वर्ष की जो अवस्था होती है वो अर्ध स्वप्न काल की अवस्था होती है। ठीक है, 3 से 6 वर्ष की अवस्था अर्ध स्वप्न की अवस्था। 3 से 6 वर्ष की अवस्था अर्ध स्वप्न की अवस्था। क्लियर? कोई समस्या इसमें? जो पहला दिन है जिनका आज वो परेशान ना हो, जहाँ से गाड़ी चल रही वहीं चढ़ लीजिए। ठीक है, अभी बहुत सारे ऐसे भूले भटके लोग होंगे जो आएंगे। ठीक है, और वो कहेंगे कि दोबारा से रिवाइंड किया जाए।
तो फिर से एक बार रिमाइंड होगा, लेकिन वो अनौपचारिक क्लास में होगा, अलग होगा, तो उसमें आप लोग शुरू से आप लोगों को बता देंगे, क्योंकि दोबारा जो लोग पढ़ चुके हैं उनको दोबारा पढ़ने का कोई मतलब बनता नहीं है। कोई इतनी बड़ी चीज़ें हैं नहीं, और बस केवल दिमाग में होनी चाहिए। ठीक, चलिए अगर आपसे पूछे, अच्छा कल हम आपको कन्फ्यूज कर दिए थे, हम थोड़ा कुछ और सोच रहे थे, कुछ और निकले। सुनिए, एक शब्द होती है, एक आपने हिंदी में अगर सुनो तो आप लोग कहते हो, ऐसे समझो, विद्रोह। विद्रोह बहुत कहाँ दिखाई देता है? शैशवावस्था में, क्योंकि पहली अवस्था शैशवावस्था होती है, ना कि किशोरावस्था। ठीक, विद्रोह। अच्छा आपने एक चीज़, अब कल भावना और उसमें हम आपको थोड़ा कंफ्यूज कर दिए थे, ज़रा ध्यान समझिएगा। एक शब्द होता है फितरत। फितरत क्या होती है? प्रवृत्ति होती है। फितरत क्या होती है? प्रवृत्ति। और फितरत ऐसी, जैसे किसी की मान लो कोई चोरी करने की फितरत है, तो अगर उसे अवसर मिलेगा तो उसके अंदर भावना आएगी, कहेगी चोरी करने की। समझ गए? तो इस हिसाब से आपका विद्रोह की प्रवृत्ति अगर पूछेगा तो शैशवावस्था, और विद्रोह की भावना कहाँ रहती है? किशोरावस्था। क्योंकि सांवेगिक अवस्था की कौन सी विकास की अवस्था मुख्य होती है? किशोरावस्था। किसने कहा था? स्टेनले। सांवेगिक विकास की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण काल कौन सा होता है? संवेग के कितने पक्ष? कौन कौन? हम संवेग के पक्ष पूछ रहे हैं, आप संवेग के प्रकार बता रहे हो। संवेग के पक्ष वे होते, देखिए पक्ष का मतलब वो होता है जो टाइप्स होता है, कैटेगरी। तो संवेग के मुख्यतः 3 पक्ष होते हैं। लिखो मत, लिखना चाहो लिख लो भैया, डब्बा बना के किनारे। ये क्वेश्चन कई बार पेपरों में पूछा गया है। ठीक है, जब इमोशनल डेवलपमेंट टॉपिक पढ़ाएंगे तब उसमें बताएंगे। संवेग के कितने पक्ष? 3। कौन कौन से? संज्ञानात्मक, भावात्मक, कौशलात्मक। किसने दिया? मनोवैज्ञानिक रॉस। ठीक है, टिक मार लीजिएगा, ऐसे ऐसे एरो मारिएगा, रॉस। रॉस। ठीक है, बच्चा नायक की भूमिका में होता है शैशवावस्था में। ठीक, याद रखना, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक या कौशलात्मक। क्रियात्मक भी लिख सकते हो। मनोवैज्ञानिक रॉस, बहुत पुराना क्वेश्चन है, लोग भूल गए होंगे इसको, है ना, फिर से याद करा दिया हमने। ये आता ज़रूर है, रॉस को ज़रूर पूछ लेते हैं वो लोग। और सुनो, मूल्यांकन के भी यही पक्ष होते हैं 3। जब पढ़ेंगे हम लोग ब्लूम की टेक्सोनॉमी, तो उन्होंने भी बताया था मूल्यांकन के कितने क्रियात्मक एवं शोध, BTC DLED कहाँ गया? पढ़े हो पूरी किताब, साफ साफ पहले लिखा था ब्लूम की टेक्सोनॉमी। 3 ही होते हैं, 3 पक्ष। मूल्यांकन के भी 3 पक्ष, लिख लेना। संवेग के 3 पक्ष कौन कौन से? नंबर 1 संज्ञानात्मक पक्ष, नंबर 2 भावात्मक पक्ष, नंबर 3 क्रियात्मक पक्ष या कौशलात्मक पक्ष। ठीक, और डैश मार के नीचे नोट डाल के लिखना, यही 3 पक्ष मूल्यांकन के भी होते हैं। यही 3 पक्ष मूल्यांकन के भी होते हैं, और इसी पर विवेचना दी थी हमारे ब्लूम महोदय ने, और अपनी बुक दी थी कौन सी उन्होंने? द टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन। द टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन। और उसमें क्या बताया डाला था? उसमें बताया था, क्या बताया था बताइए? उसमें बताया था कि जो संज्ञानात्मक पक्ष होता है वो ज्ञान का सबसे पहला इकाई होता है। ठीक, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, संश्लेषण और विश्लेषण। और अक्सर परीक्षा में दिखाता है कि ब्लूम के अकॉर्डिंग ज्ञान के भंडारण की सबसे छोटी इकाई होती है तो क्या होता है? ज्ञान। 2017 में पूछा गया था, लोग बोध लगा के आए थे। बोध नहीं होता, बोध अंतिम होता। और पूछेगा कि ब्लूम के आधार पर संज्ञानात्मक विकास का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष होता है, तो सबसे अंतिम होता है, वो होता है मूल्यांकन का पक्ष। अभी लिखने का नहीं, अभी लिखने का नहीं। बहुत लोग सोचते हैं हमरा छूट गया, ला लिख डालें, लिखना नहीं है। ये हमारे पढ़ाने का एक रणनीति का एक हिस्सा होता है। ठीक है, जो बीच बीच में एडवर्टीजमेंट के तौर पर आता रहता है, और ये आपको फ़ायदा देगा जब आपकी परीक्षा होगी। सब कुछ एज इट इज़ खोपड़ी के अंदर होगा, जैसे मेरे है, बल्कि हमसे बेहतर होगा आपके अंदर। समझ रहे हैं बात को? तो बस थोड़ा सा भरोसा रखिएगा, जो बताएं उसको दिमाग खोल के, कहीं और मत रहिएगा, यहीं पर रहिएगा और ध्यान से केवल सुन लीजिएगा बस। बाकी परीक्षा में आपको खुद ही आ जाएगा कि यार यही होगा, यही होगा। अच्छा बताओ, कोई पुराना बच्चा बैठा हो तो बताओ, क्या हम गलत कह रहे हैं? याद हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तो बस याद हो जाए हमारा नोट्स, वही तो इम्पोर्टेंट है। लिखा तो किताबों में भी है, क्या ज़रूरत है पढ़ने की? तो हमें याद करना है। ठीक, और क्या याद करना है? जो हमारी परीक्षा में आएगा, और कुछ नहीं याद करना है। ठीक, समय बहुत कम है, इसलिए बहुत सीमित चीज़ें पढ़नी है। ठीक, 3 से 6, और हमें हमारा गियर बदलना आता है, टेंशन ना लेना। हमारा पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा 10 से 12 दिन पहले। ठीक, हमें पता है कब कहाँ पर किस तरीके से खेलना है। ठीक, हमारा पावर प्ले पहले नहीं आता, हमारा पावर प्ले बीच में आता है। ठीक, और बीच में कब आएगा?
वो भी मैं बता दूंगा पावर प्ले कब आएगा। ठीक, हमें पता है कैसे करना है, तो हम उस तरीके से करेंगे, आप परेशान ना हो, बस आप पढ़ते रहो। याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कोई पूछेगा बता लोगे? शैशवावस्था क्वेश्चन गलत मत करना, इन्हीं में से कोई एक होगा इस बार। ठीक, चलिए। विद्रोह की प्रवृत्ति शैशवावस्था। प्रवृत्ति एक फितरत होती है और जब उसे मौका मिलता है तो वो उस भावना से उसको कर ले जाता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल चोर होता है। चोर के अंदर क्या होती है? फितरत होती है। जैसे कुत्ते की प्रवृत्ति क्या होती है? फितरत। मूल प्रवृत्ति काटना नहीं होता है? सबकी अपनी मूल प्रवृत्ति होती कि नहीं होती भैया? वो उसी पर आधारित रहता है, उसका जो व्यवहार होता है। अरे आगे अभी पढ़ोगे आप, व्यक्तित्व तो पढ़ोगे, व्यक्तित्व में पता चलेगा कि हर एक व्यक्ति का क्या होता है। आ जाइए, व्यक्तित्व का क्या होता है? व्यक्तित्व क्या है? किसी व्यक्ति की शारीरिक दशाओं का गत्यात्मक संगठन है जो उसे समाज में व्यवहार द्वारा समायोजन करने की अद्वितीय क्षमता प्रदान करता है। सबसे विशिष्ट और सबसे बढ़िया और सबसे फेमस परिभाषा किसकी? आलपोर्ट की। ठीक है, कोई दिक्कत इतने में नहीं। चलिए, विद्रोही प्रवृत्ति शैशवावस्था। विद्रोही प्रवृत्ति शैशवावस्था। विद्रोह का काल किशोरावस्था। विद्रोह का काल किशोरावस्था। सबसे ज़्यादा विद्रोही प्रवृत्ति किशोरावस्था। सबसे ज़्यादा शारीरिक विकास शैशवावस्था, किशोरावस्था। फिर रानू मंडल बन गए तुम लोग। ये रानू मंडल का है, रोज रोज बन जाते हो। रानू मंडल मत बनो, ठीक है। सबसे पहले पूछा जाए शारीरिक विकास सबसे ज़्यादा किस अवस्था में होता है, तो किशोरावस्था। सबसे तीव्रतम किस अवस्था में होता है? देखे होगे माँ के गर्भ में बच्चा 9 महीने में कितनी स्पीड से जनरेट हो जाता है। स्पीड नहीं दिखती आपको? और बोला भी गया है, बाल मनोविज्ञान में हम कहाँ से कहाँ तक का अध्ययन करते हैं? गर्भावस्था टू किशोरावस्था। मानव विकास की कितनी अवस्था? 5। कौन कौन सी? बाल विकास की 3 होती हैं, मानव विकास की 5 होती हैं। कौन कौन सी? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, वृद्धावस्था। बाल विकास के कितने पक्ष या मानव विकास के कितने पक्ष? 5। कितने पक्ष? संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष। शुरू हो गया क्रियात्मक पक्ष, रट्टा मारे हो। संज्ञात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। अरे भैया 5 पक्ष जिनका विकास हम जब कर लेते हैं तो हम क्या हो जाते हैं? मैच्योर्ड पर्सन कहलाते हैं। सबसे पहले हमारी बुद्धि का संज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा भावात्मक, तीसरा शारीरिक, चौथा सामाजिक, अंतिम नैतिक। अगर समाज में सही और गलत नहीं समझेंगे तो हमारा नैतिक विकास नहीं हो सकता। और आज उन बच्चों का नैतिक विकास बिल्कुल नहीं हुआ जिनके माता पिता ने उन्हें समाज में भेजा ही नहीं, हमेशा उनके आगे आगे लीड रोल करते रहे। ठीक है, और एक बच्चा अपनी बुद्धि का सृजन इस सक्रिय वातावरण में स्वयं से करना पसंद करता है, ऐसा जीन पियाजे ने बोला था। और सबसे उनके पिताजी निकले कौन? लेव वाइगोट्स्की, जिन्होंने ये भी सिद्ध कर दिया कि जब तक अंतःक्रिया नहीं होगी तब तक समाज में ज्ञान का भंडारण नहीं हो। अच्छा बताओ, लेव वाइगोट्स्की का सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत किस परिप्रेक्ष्य में था? विकल्प नंबर 1 सामाजिक पक्ष, नैतिक पक्ष, भावात्मक पक्ष, संज्ञानात्मक पक्ष। क्या लगा डाले हुआ? लिखो एक क्वेश्चन, लिखो पहले तुम लिखो क्वेश्चन, आज लिख लो, नहीं तो तुम लोग यही गलत करोगे। ये हजारों बार आया पेपर में, हजारों बार पेपर में आया। सामाजिक संस्कृति, जिसने जिनका आज पहला क्लास है, जो आज पहले दिन आए हैं, परेशान ना हो बिल्कुल भी। कुछ चीज़ें तो छूटेंगी ही, ठीक है, और कुछ चीज़ें जो रह गई हैं उनको हम कवर करा देंगे। बहुत से ऐसे बच्चे हमको उसमें नए दिख रहे हैं, ठीक है, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिएगा। यहाँ पर आपकी सारी समस्याओं का क्या किया जाएगा? निदान किया जाएगा। सबसे पहले तो निदान होगा। निदान समझते हो? हम सीधे उपचार नहीं करते, सबसे पहले क्या करते हैं? निदान करते हैं। निदान का मतलब दोनों काम करेंगे, आपके साथ रेमेडियल टीचिंग भी करेंगे और साथ में साथ डायग्नोस्टिक भी करेंगे, उसका उपचार भी कर डालेंगे, ठीक है ना। और यही शिक्षण के क्या होते हैं? 3 पक्ष होते हैं, 3 पक्ष। और शिक्षण के 3 उद्देश्य क्या होते हैं? यही होते हैं जो ये होते हैं। किसी बच्चे का संज्ञानात्मक विकास करना, भावात्मक विकास करना और उसको एक्टिविटी करने का क्लास में क्या देना? अवसर देना। अगर एक शिक्षक ने अपने बच्चे को सिर्फ पढ़ाया, उसका बच्चा गूंगा बसंत निकलेगा। अगर वो शिक्षक अपने बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ उनकी प्रतिभा को व्यक्त करने के समुचित अवसर उपलब्ध करा देगा तो उस बच्चे की जो प्रतिभा है बाहर आएगी। और वो बच्चा जो होता है, अभी बाल्यावस्था पढ़ोगे तो मैं बताऊंगा सबसे ज़्यादा सृजनशीलता किस अवस्था में होती है? बाल्यावस्था में। बच्चों कोई खिलौना पकड़ा दो, उसका टायर अलग होता है,
और धड़ अलग होता है, सेल अलग होता है। और मम्मी कहती है भैया बेकार दिला रहे हो, केवल 15 मिनट का मेहमान है। दैट इज सृजनात्मकता। समझ रहे हो? सृजनशीलता समझते हो? नहीं समझते हो? सबसे ज़्यादा लड़कियों के पास होती है सृजनशीलता, लड़कों के पास सृजनशीलता नहीं होती। नहीं समझे? इसीलिए लड़कियों को सबसे ज़्यादा क्या लगता है? टाइम लगता है। काहे होने में? तैयार होने में। लड़कों को तैयार होने में टाइम नहीं लगता, क्योंकि वो सृजनात्मक होती हैं, सब चीज़ सिस्टम से करना पसंद करती हैं। लड़के बे सिस्टम से करना पसंद करते हैं, तार्किक होते हैं, गणितीय बुद्धि लगाते हैं। वो जानते हैं कि यार यही करना है तो बस ऐसे कर लो, हो जाएगा। ठीक, अभी लड़कों को मान लो मोबाइल चार्जिंग में लगाना है तो लड़के जो हैं सीधे खोसेंगे और सीधे से धर देंगे उसी के ऊपर। लेकिन लड़कियों को मोबाइल लगाना है तो पहले सोचें कहाँ रखें, चार्जिंग बाद में, पहले बताओ रखें कहाँ। वो दूर का सोचते हैं, लड़के प्रेजेंट का तत्काल का सोचते हैं। अभी आगे बताएंगे, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। अभी तो शेल्डन क्रेस्मर ने जो जो विशेषताएँ दी हैं वो जब आप सुनेंगे तो आपको बड़ा मजा आनंद आएगा। ठीक है, शेल्डन और क्रेस्मर बताया, इन वैज्ञानिकों ने बताया कि व्यक्ति का जो गठन होता है उसके आधार पर बताया जा सकता है कि व्यक्ति का स्वभाव कैसा है। स्वभाव का मतलब क्या होता है? सीलगुण। जब साइकोलॉजी पढ़ोगे तो एक सिद्धांत पढ़ते होगे, सीलगुण का सिद्धांत। सीलगुण कुछ नहीं होता, स्वभाव, किसी व्यक्ति का स्वभाव। इसी पर आलपोर्ट ने 16 विभाजन दिए थे। 16 पीएफ परीक्षण बहुत पूछा जाता है। किसने दिया था? कैटल ने दिया था। 16 पीएफ परीक्षण किसने दिया था? हम आलपोर्ट बोले तो आलपोर्ट है, बनोगे रानू मंडल या चाहे, मतलब क्या मतलब। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। आप लोग ना कौन सा शिक्षण सूत्र पे पढ़ते हो मालूम है? कौन सा शिक्षण सूत्र पढ़ते हो बताओ? अनुभव से तर्क। ठीक, चलिए समय आएगा तो बताएंगे। खैर, शैशवावस्था में इतना समझ लिया हमने, विद्रोह की प्रवृत्ति। क्लियर इतनी बात? चलिए इतनी बात हो गई, कोई दिक्कत तो नहीं। अब सुनाओ हमें, 0 से 6 वर्ष का बच्चा किस अवस्था में होता है? 0 से 6 वर्ष का बच्चा, अगर आप ध्यान दो तो इस अवस्था के बच्चे लर्निंग कहाँ करते हैं जाके? शाला पूर्व शिक्षा। शाला पूर्व शिक्षा कहाँ होती है? शाला पूर्व शिक्षा घर पे होती है। अरे भैया आंगन, गांव में आंगनबाड़ी में होती है, शहर में प्ले स्कूल में होती है, और कहाँ होती है? अरे माता पिता मम्मी आज के चाह जाए तो सीधे डिलीवरी रूम से सीधे प्ले स्कूल भेज दें बच्चे को, इतना तेज हैं। ठीक, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चों को क्या करना चाहिए? विकसित होने के अवसर देने चाहिए। तो कहेंगे हम आपसे कि ये जो अवस्था होती है ये शाला पूर्व शिक्षा होती है। लिखो, शाला पूर्व शिक्षा का समय क्या होता है? 3 से 6 वर्ष। अभी जो नवीन शिक्षा नीति आई है उसमें 3 से 6 वर्ष का जो समय है वो शाला पूर्व शिक्षा का है। मैं पढ़ाऊँगा नवीन शिक्षा नीति, परेशान ना होइए। ठीक है, जो भी आधुनिक शिक्षा नीति आई है। बताइए, संशोधित शिक्षा नीति भारत की कब आई थी? 1992 में। यशपाल कमेटी, हाँ, कोठारी कमीशन, हैं, मुदालियर आयोग, शिमला शिक्षा सम्मेलन, बहुत सही, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, भारतीय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1953। भारतीय विश्वविद्यालय अनुदान का गठन कब हुआ था? 1956। ठीक है, बहुत सही। हंटर कमीशन, लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति, लॉर्ड कर्जन की 1899 जस्ट शिमला शिक्षा समझौता से पहले बिगुल इन्होंने ही बजाया था। ठीक है, याद रहेगा। भारत का मैग्ना कार्टा 1835, लॉर्ड मैकाले का घोषणा पत्र। कुछ लोग कह रहे हैं हाँ, अरे विरोध करो, मेरा विरोध करो, अपोजिशन बनो जल्दी से। हाँ, क्या हुआ था? भारत का मैग्ना कार्टा या भारत का शिलालेख किसे कहते हैं? कांग्रेस पार्टी बन जाया करो तुरंत। ठीक है, हैं? भारत का मैग्ना कार्टा या भारत का शिलालेख किसे कहते हैं? किसे? वुड का डिस्पैच 1854। जो नए हैं केवल एक कान से सुने और दूसरे से निकाल दें, उनकी स्थिति भी यही होगी, बस थोड़ा सा समय दें। ठीक है, बाकी जहाँ से अभी चलेंगे वहीं से पकड़ लेंगे वो लोग, टेंशन ना लीजिएगा। ठीक है, हतोत्साहित अपने आप को मत समझिएगा कि सबको आता है और हमें नहीं आता, मेरा छूट गया अब का होई, उसके लिए हम हैं ना, आप टेंशन ना लीजिएगा। ठीक है, समकक्ष पहुँचाएंगे आपको, और हमारा तो समकक्ष पहुँचाने का वो टारगेट है। जो लोग 110, 120, 25 नंबर बड़े आराम से लाते हैं ना, हम उनके समकक्ष पहुँचाना चाहते हैं आप। ठीक, टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा, बस थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। ठीक है, चलिए क्या पूछ रहे थे हम? हाँ, अच्छा, अगर आपसे पूछे कि वो कौन सा आज्ञा पत्र या घोषणा पत्र था जिसमें भारत में द्वैध शिक्षा प्रणाली की बात की गई थी? द्वैध शिक्षा प्रणाली, द्वैध शिक्षा प्रणाली समझते हो? जैसे अपने यहाँ द्वैध शासन चलता है,
एक केंद्र से चलता है और एक राज्य से चलता है, समझ रहे हैं ना। हर चीज़ में केंद्र का हस्तक्षेप भी होता है और इसको हम लोग संविधान में समवर्ती सूची भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समवर्ती। शिक्षा कौन सी सूची में? समवर्ती। राइट टू एजुकेशन कब आया? 2009। कब आया? भारत में सबसे पहले शिक्षा का अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किस संविधान के तत्व में रखा गया? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 45। अगर प्रश्न पत्र में आ जाए अनुच्छेद 45 के अंतर्गत अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया, वहाँ लिखा रहेगा मौलिक कर्तव्य, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और पता नहीं क्या क्या। तो क्या लगाओगे? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और इसको जस्ट कन्वर्ट किया गया था किसमें? मूल अधिकार में नहीं, मौलिक अधिकार में। लाइन है 11 और 11वें नंबर पर मेंशन किया गया था अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान। अक्सर पूछा जाता है मौलिक कर्तव्य में किस लाइन में इसका वर्णन किया गया? 11वीं लाइन में, याद रखिएगा, ठीक है। और जब 11वीं लाइन में भी नहीं चला तो इसको घसीट के ले गए 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, कहाँ? मूल अधिकार में। और कह दिया गया क्या? आज से हमारा क्या है? ये मूल अधिकार। अगर नहीं दोगे तो क्या हो जाएगा? अपराध लग जाएगा। ठीक, चलिए। बाल अपराध निषेध अधिनियम कब आया? 1986। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। भारत की प्रथम शिक्षा नीति कब आई? अब सुनो मेरी बात, अगर मान लो विकल्प में 1968 है तो दुनिया की कोई भी ताकत तुमसे 1986 नहीं लगवा सकती, और अगर विकल्प में 1968 नहीं है तो फिर 86 दुनिया की हर एक ताकत लगवा सकती है। ठीक है। प्रश्न की विवेक भी लगता है क्वेश्चन लगाने में। हमेशा याद रखना, प्रश्न दो तरीके के आते हैं, एक में विवेक लगता है और एक बस खाली मारना होता है। ठीक, अगर विवेक की बात करें तो सीटेट सबसे बड़ा एग्जाम्पल है विवेक का। सीटेट बिना विवेक के लग ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें सब सही सबसे सही। प्रश्न लिखो जो बोल रहे थे, कहानी ना सुनो, लिखो प्रश्न। प्रश्न क्या था? हम ही सुना ही रहे थे कहानी। प्रश्न क्या है हमारा? हैं? हाँ हैं, एक बार बोलो। नहीं, अभी हम कुछ प्रश्न लिखवा रहे। हाँ लिखो, इम्पोर्टेंट डाल के पहले प्रश्न लिखो। ठीक है, ऐसे कर लेते हो ना, ऐसे कर लो, ऐसे ऐसे जो लिख गए हो मान लो तो वो लोग ऐसे कर लें। ठीक है, अरे मतलब काट लो भैया, इतना सीरियस काहे हो जाते हैं। लिख लो, देखो क्वेश्चन लिखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूज मत होना। हम चाहें तो एक लाइन में लिखा सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन ऐसे लिखवाएंगे, इसका उत्तर आपसे चाहिए हमें। प्रश्न है, किस लेव वाइगोट्स्की के सामाजिक संस्कृति के सिद्धांत, लेव वाइगोट्स्की, अभी हमने पढ़ाया नहीं है लेव वाइगोट्स्की। ठीक, अभी हमने कुछ नहीं पढ़ाया है भैया, अभी तो हम बहुत धीमे धीमे चल रहे हैं। ठीक, अभी तो पावर प्ले लगेगा बहुत जल्द। लिखो, क्या लिखो? क्या लिखो? हाँ, लेव वाइगोट्स्की। लेव वाइगोट्स्की ने अपने सामाजिक, किसने दिया था सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत? लेव वाइगोट्स्की। तो लिखो, लेव वाइगोट्स्की ने अपने सामाजिक संस्कृति के सिद्धांत में, लेव वाइगोट्स्की ने अपने सामाजिक संस्कृति के सिद्धांत में बालक के किस पक्ष को महत्वपूर्ण बताया है? यह बालक के किस विकास के पक्ष को महत्वपूर्ण बताया है? बालक के किस महत्वपूर्ण पक्ष को बताया है? ठीक, उसके बाद ऑब्लिक लगाओ, ऐसे जैसे मेल फीमेल में होता है, ऑब्लिक लगाओ। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, ऐसे ऑब्लिक लगाओ। ठीक ठीक, या तो ये ऐसे पूछेगा, या तो इसका एक और तरीका है पूछने का, ये सुपर टेट या टेट में पक्का आउटेड क्वेश्चन है 2021 का। या तो ऐसे पूछेगा। अगला होगा कि लेव वाइगोट्स्की का सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत, इतना तो लिख ही चुके हो। ठीक है, किस सापेक्ष दिया गया था? किसके? विकास के किस सापेक्ष दिया गया था? विकास के किस सापेक्ष दिया गया था? यह सापेक्ष केवल लिख लो बस, ऑप्शन बताएगा किसके सापेक्ष होगा। किस क्षेत्र में दिया गया था या किसके सापेक्ष दिया गया था? बालक के विकास के किस परिप्रेक्ष्य में दिया गया था? कई भी भाषाएं बन सकती हैं, हैरान परेशान होने की ज़रूरत। परिप्रेक्ष्य, क्षेत्र नहीं पूछ सकता, पूछ सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1 लिखो, संज्ञानात्मक पक्ष। संज्ञानात्मक पक्ष। दूसरा ऑप्शन है भावात्मक पक्ष। तीसरा ऑप्शन है सामाजिक एवं सांस्कृतिक पक्ष। भाई बाल विकास के 5-6 पक्ष होते हैं, संज्ञानात्मक, भावात्मक, सामाजिक, नैतिक और शारीरिक। तो 3 लिख दिया है, एक और लिख देते हैं, और क्या हो जाएगा? नैतिक पक्ष। तो नैतिक पक्ष तो हो नहीं सकता है, तो बाहर रिक्शा वाला भी जानता है कि नैतिक पक्ष के बारे में किसने बताया था? कोहलबर्ग ने। ये तो गड़बड़ा गया ऑप्शन, चलो ठीक है लिख लो कोहलबर्ग, ये बेकार है, इसको याद मत करना। ठीक है,
नैतिक विकास का पक्ष। कौन सा पक्ष? नैतिक विकास का पक्ष। कौन सा पक्ष? नैतिक। अब ये 4 विकल्प हैं, ठीक है, जल्दी से क्वेश्चन देख लो और जितने लोगों को उत्तर मालूम है हाथ उठाओ, ठीक है। चलिए, कितने लोग कहते हैं संज्ञानात्मक पक्ष सही उत्तर है? ठीक है, चलिए, बहुत ज़्यादा, 10 भी नहीं है, 9 लोग हैं। 9 लोग कहते हैं संज्ञानात्मक पक्ष इसका सही उत्तर है, ठीक है, कोई बात नहीं। भावात्मक पक्ष कितने लोग कहते हैं? कोई नहीं कहता, कोई बात नहीं, 0। सामाजिक एवं सांस्कृतिक पक्ष कौन कहता है? हाथ उठाइए। बिल्कुल, एक बार जो त्रुटि, थॉर्नडाइक का दूसरा नियम नहीं, थॉर्नडाइक का लर्निंग का सबसे कुख्यात नियम है, जो त्रुटि नहीं करेगा वो जीवन में कुछ भी नहीं सीख सकता। प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक। तो काहे नहीं, थॉर्नडाइक एजुकेशन शास्त्री थे, भगवान थे एजुकेशन के, आप समझो उनको। थॉर्नडाइक के जितने भी नियम पढ़ना ना, अगर तुम किसी विषय में कमजोर हो ना, एक बार खाली उसको अप्लाई करके देखना, उस विषय में उड़ा के दे देगा, धर देगा उस विषय को। फोबिया नहीं बनाना, बहुत लोग फोबिया बना के बैठे, किसी को इंग्लिश नहीं पसंद तो इसको इंग्लिश आती ही नहीं, चाहे जितना कोई इंग्लिश पढ़ा डाले। किसी को मैथ से डर लगता है, तो प्रयास करिएगा, अपने ऊपर हावी मत होने देगा, आप खुद उसके ऊपर हावी हो जाइएगा। सामाजिक संस्कृति के सिद्धांत कितने लोगों को लगता है? हाथ उठाओ, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ। आज गलती होगी तो सीखोगे। चलिए ठीक, नंबर ऑफ क्वांटिटी उतनी ही है, लगभग। नैतिक विकास किसको किसको लगता है? ये तो किसी को भी नहीं लग सकता, ठीक। चलिए, तो द्वंद्व है पहले में और तीसरे में, तो हमेशा याद रखिएगा। लेव वाइगोट्स्की ने, मैंने आपको बताया था, जीन पियाजे ने कहा था बच्चा अपना बुद्धि का सृजन यानी संज्ञानात्। बुद्धि का मतलब संज्ञान, संज्ञान का मतलब जानकारी, ज्ञान का मतलब होता है टूटा फूटा ज्ञान, और ज्ञान का परिवर्तित और सुस्पष्ट रूप होता है संज्ञान या बोध। बोध या संज्ञान ये कहता है कि मुझे पक्का पक्का पता है। इसीलिए सरकारी विभाग में जब पत्र या चिट्ठी लिखी जाती है तो उसमें लिखा रहता है साफ साफ, मेरे संज्ञान में नहीं था, क्योंकि संज्ञान का मतलब होता है या तो था और या तो नहीं था। आप वहां पर जिम्मेदारी लेंगे और या तो नहीं लेंगे, क्योंकि किसी न किसी के सर पे तो भांडा फोड़ा ही जाना है। तो आप या तो ले लो और या तो हट जाओ। समझ रहे हो ना बात को? तो संज्ञान का मतलब बुद्धि से होता है, लिवर किडनी फेफड़ा से नहीं होता। तो जीन पियाजे ने कहा था बालक का विकास कहाँ होता है? समाज में होता है। और किससे होता है? स्वयं से होता है, ठीक। लेव वाइगोट्स्की ने कहा था बालक का विकास कहाँ होता है? समाज में होता है। और क्या होता है? अंतः क्रिया से होता है। होगा का लीवर किडनी फेफड़े का होगा कि खोपड़ी का होगा? खोपड़ी का होगा। एक बच्चा खेल के मैदान में जाएगा नहीं, वहां अभद्र भाषा सीखेगा नहीं और घर में आके पापा पे प्रयोग करेगा नहीं और पापा हर्रा के कंटाप मारेंगे नहीं, तो इस बच्चे का संज्ञानात्मक विकास कैसे होगा? तभी ना वो स्कूल में जाएगा कि मैम बहुत गंदी बात बोल रहे हैं, ये बच्चे बोल देते हैं। जब उन्हें पता ही नहीं होगा तो वो बोलेंगे कैसे? तो समाज में ही हम क्या करते हैं? अपनी बुद्धि का सृजन करते हैं। मानते हैं कि विकास तो होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा विकास आपका कहाँ हुआ है? इस समाज में हुआ है, ना कि स्कूल में। फिर बता रहा हूँ, विकास सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? समाज में। इसलिए कभी आप भी भविष्य में माता पिता बनिएगा तो अपने बच्चों को सिर्फ स्कूल स्कूल स्कूल, सिर्फ उसका संज्ञानात्मक पक्ष मत मजबूत करिएगा। आजकल के मम्मी पापा सिर्फ संज्ञानात्मक, पढ़ो पढ़ो, 24 घंटा पढ़ो, घर में पढ़ो, स्कूल में पढ़ो, नंबर लाओ 99.99%। क्या मतलब है यार? वही 3 इडियट वाला पिक्चर देखे थे ना, बनो तो क्या बनो? आमिर खान बनो, नहीं तो क्या मतलब है? क्रिएटिव बनो, लाइफ एक बार मिली है, सृजनशील बनो, जो चीज़ आपको पसंद है वो करो। तो बालक के कई पक्ष होते, ज़रूरी नहीं है जिसका आइंस्टाइन ही सक्सेसफुल हुए, महेंद्र सिंह धोनी भी तो सक्सेसफुल हैं। नरेंद्र मोदी, सामाजिक विकास, नैतिक विकास चरम पर है, देखो क्या है आज। APJ अब्दुल कलाम, संज्ञानात्मक पक्ष इतना डेवलप्ड हो गया। तो बालक के कई पक्ष होते हैं, सब पक्षों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, लेकिन आजकल के गार्जियन सिर्फ संज्ञानात्मक पक्ष पर ध्यान देते हैं, बस। उनको कुछ लेना देना नहीं। बच्चे इतने बड़े बड़े हो गए शरीर से और उनका सामाजिक डेवलपमेंट बिल्कुल 0 है। वो सही गलत कुछ नहीं समझते और उसका लिहाजा भोगते हैं आगे चल के, ठीक। क्योंकि जब सामाजिक विकास नहीं होगा तो नैतिक विकास नहीं होगा, नैतिक विकास नहीं होगा तो क्या नहीं होगा? भावात्मक विकास नहीं होगा, और जब भावात्मक विकास नहीं होगा तो संज्ञानात्मक विकास नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू परस्पर सह संबंध का सिद्धांत, समझ गए? ये दुनिया में हर जगह लागू होता है। देखो बायोलॉजी पढ़ा रहे थे आपको, ऑर्गेनिज्म चैप्टर पढ़ा रहे थे। ऑर्गन ही क्या बनाते हैं? ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। लीवर किडनी फेफड़ा क्या है? ऑर्गन बना किससे? सेल से। सेल बनाती हैं ऑर्गन, ऑर्गन बनाते हैं ऑर्गेनिज्म, और ऑर्गेनिज्म के बीच में तालमेल कौन बैठाता है? ब्रेन। एक आदमी जरूर होता है जो तालमेल बैठाता है। बिना तालमेल, बिना सह संबंध के कोई भी सिस्टम वर्क नहीं कर सकता। इवन आपका घर भी, पापा होते हैं क्या? सिस्टम बनाने वाले, तालमेल बना नहीं बनाते पापा घर में तालमेल। आप सबकी अपनी व्यक्तिगत समस्याएं आती तो तालमेल कौन बनाता है? पिताजी बनाते हैं।
तो ये पूरा सिस्टम जो है सिर्फ तालमेल से चलता है। जो नहीं बना पाता वो विलुप्त हो जाता है, जो बना लेता है वो जीवित रहता है, अकॉर्डिंग टू लैमार्क। अरे भैया, तालमेल की बात किया, अनुकूलन की बात किया, शक्तिशाली की बात नहीं किया। डार्विन जानते हो क्या कहते थे? कहते थे अगर गर्मी लग रही तो अपना एसी लेके आओ, अपने आगे रखो, उसमें बैठो आराम से। जो शक्तिशाली है वही जीवित रहेगा, बाकी सब विलुप्त हो जाएंगे। दैट इज डार्विन। और तालमेल वाले कौन थे? लैमार्क। तो आप डार्विन के कॉन्सेप्ट पे पढ़िएगा, ना कि लैमार्क के। नहीं, तालमेल बैठा उतरे जाइयो, शक्तिशाली बनो, ठीक है ना। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट किसका था भैया? डार्विन का। तो काहे लैमार्क बताते हो? समझे? क्लियर? चलो, जब अभी आगे टॉपिक है आनुवांशिकी एवं वातावरण, आपका सुपरस्टार टॉपिक। एक क्वेश्चन जरूर आता है, डाउन सिंड्रोम क्या है बताओ? डाउन सिंड्रोम कैसे विकार से संबंधित है? मस्तिष्क विकार से संबंधित है। भ्रूणों में चेक किया जाता है कि कहीं कोई विकार तो नहीं है। अगर डाउन सिंड्रोम आ जाता है तो इसका मतलब कोई ना कोई विकार है, और उसका सही समय पे इलाज कर दिया जाता है, तो भ्रूण क्या हो जाता है? सुरक्षित हो जाता है। समझ रहे इतनी बात? चलिए, इतनी बात अगर समझ गए हो तो अच्छी बात। हम कहाँ थे? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? संज्ञानात्मक। अरे भैया, समाज में अंतःक्रिया भले करेगा, लेकिन विकास किसका होगा? तो किसके परिप्रेक्ष्य में दिया था सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत? लोग अक्सर लगा देते हैं सामाजिक परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि समाज पर और संस्कृति पर ज़्यादा बल देते थे। कौन? लेव वाइगॉट्स्की। अभी लेव वाइगॉट्स्की से हम लोग आगे परिचय करेंगे। अभी तो सिर्फ इनका एक आपने गलती से ट्रेलर देख लिया है बस, और कुछ नहीं। आज याद रखोगे कि लेव वाइगॉट्स्की ने अपना सिद्धांत किसके परिप्रेक्ष्य दिया था? किसके परिप्रेक्ष्य? सामाजिक मत लगाना, ठीक। चलिए, तो शाला पूर्व शिक्षा क्या होती है? 0 से 3। 0 से 3 कहाँ दी जाती है? आंगनबाड़ी और कोई बात नहीं, 3 से 6। 0 से 6 में तो पूरा बच्चा बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक है। 3 से 6, 3 से 6 वर्ष का बच्चा कहाँ शिक्षा ग्रहण करता है? शाला पूर्व, आंगनबाड़ी और देखो, मैं इसलिए बता रहा हूँ, कुछ बताना है इसलिए मैंने इसका जिक्र किया। ये पेपर में नहीं पूछा जाएगा, समग्रवाद पर पढ़ाते हैं हम, ठीक है। पावलो के सिद्धांत पे नहीं कि सीधे उद्दीपक दिखाया और क्रिया करा डाली। 2-4 दिन उद्दीपक दिखाओगे तो करियो, नहीं कुछ साल बाद उद्दीपक ना दिखे तो करियो भूल जाइयो, ठीक। लेकिन अगर हम समग्रवाद पर सिखाएंगे, गेस्टाल्टवादी विचारधारा पे, तो आप खुद चिंतन करोगे। और आप अगर कभी जीवन में याद आया 0 से 3 से 6 वर्ष, अगर जीवन में याद आया 3 से 6 वर्ष, तो सीधे पूरा बहिर खाता याद आ जाएगा लास्ट तक। इसे बोलते हैं समग्रवाद, याद हो जाता है, समझ रहे हो, और कुछ नहीं है। तो 3 से 6 वर्ष का जो काल था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। लिखेगा, इसमें प्ले स्कूल और कहाँ कहाँ बच्चे सीखते हैं? यहाँ सीखते हैं। अब मुझे बताओ, किंडरगार्टन, वो प्ले स्कूल और शाला, जो शाला वाली शिक्षा होती है, पूर्व आंगनबाड़ी, वहाँ पर लर्निंग कैसा होता है? लर्निंग किस विधि पर होता है? खेल विधि पर, ठीक है, खेल विधि पर, ठीक। तो लिखो, खेल विधि। सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाने वाली विधि, शैक्षणिक विधि कौन सी है? खेल विधि। और कहाँ प्रयोग की जाती है? शैशवावस्था में, ठीक है। पूछा जाए कि बताओ शैशवावस्था में या शाला पूर्व कौन सी शिक्षण विधि का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है? तो वहाँ दिएगा शैक्षिक भ्रमण विधि, प्रदर्शन विधि, ये सब शैक्षणिक विधियाँ हैं, ठीक है। पढ़ोगे आगे आप लोग, जैसे शिक्षण सूत्र पढ़ेंगे, ज्ञान से अज्ञान, आगमन से निगमन, संश्लेषण से विश्लेषण, है ना, उसी तरीके से ये भी पढ़ेंगे, कोई समस्या नहीं है। तो सबसे ज़्यादा खेल विधि का, खेल एक शैक्षणिक विधि है, सबसे ज़्यादा इस पर प्रयोग किसने किया था बताइए? खेल विधि के जनक कौन है? जनक कौन है? लिखो, कार्डवेल कुक। कौन है? कार्डवेल कुक। और पहली खेल पर आधारित शिक्षण विधि किसने दी थी? शिक्षण विधि किसने दी? फर्स्ट शिक्षण विधि किसने दी? तो बता देना, फ्रोबेल महोदय ने दी थी। किसने दी थी? फ्रोबेल महोदय ने। किसने दी थी? फ्रोबेल। और उस विधि का नाम क्या था? किंडरगार्टन, ठीक है, याद रखना। पूछेगा खेल पर आधारित शिक्षण, पूछ देगा किंडरगार्टन आधारित है, दे देगा ज्ञान निधि प्रशिक्षण पर, खेल पर, फलाने पर, ढिमाके पर। तो क्या लगाओगे? फलाने पर, किंडरगार्टन, ठीक है, याद रखेंगे खेल। अब सुनो, खेल जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे कौन से डेवलपमेंट का। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए शैक्षणिक विधियों में खेल विधि द्वारा किस पक्ष का विकास किया जाता है, तो क्या बताओगे? बताओ, किस पक्ष का विकास किया जाता है? बताओ। भावात्मक पक्ष का।
अरे मैं बताऊं भैया, एक्सपेरिमेंटस हो, चाहे जितना जैसा भी आदमी हो, चाहे जितना हो, लेकिन उसके बाद एक बार खेल खेल लो तुम, उसका रियल आदमी अंदर से बाहर आ जाता है। खेल एक क्या है? सहज क्रिया है। सहज क्रिया हमारे अंदर जन्मजात रोम की मेमोरी की तरह है। रैम अलग चीज़ होती है, रोम अलग होती है। परमानेंट अंदर जो मोबाइल खोलते हो तो ऑन होता है, लिख के आता है ना फलानी कंपनी, वो फील्ड इनबिल्ड रहती है अंदर। तो खेल क्या है? एक हमारा क्या है, बचपन से खेलते आ रहे हैं यार। बच्चा भी होता है छोटा, वो भी खेला करता है, नहीं देखा आपने? बच्चे सिर्फ क्या करते हैं? खेलते हैं। और खेल खेल में जब कोई काम होता है ना तो इंसान को बहुत मज़ा आता है। इसीलिए हर काम कैसे करना चाहिए? खेल खेल के करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी जन्मजात क्या है, प्रवृत्ति है। और अगर हम इसी को छोड़ के सीरियस होकर पढ़ेंगे तो क्या मतलब हुआ फिर पढ़ाई से? जो हमारा नेचुरल है उसी को आगे लाना चाहिए। समझ रहे हैं बात को? ठीक, चलिए। तो खेल की बात करें तो खेल में कौन से पक्ष का विकास होता है? भावात्मक। अरे आप ही बताओ, बहुत इमोशन से खेलते हो। याद है बचपन का वो टाइम जब सांप सीढ़ी खेलते थे? आप पता नहीं आप लोग खेलते हो कि नहीं खेलते हो, आप लोग तो दूसरा, पहले अभी आप लोग मोबाइल में खेलते हो, हम लोग पहले पेपर में खेलते थे। सांप सीढ़ी का खेल याद है? जब सांप सीढ़ी खेल होता था, जब 93 पे गोटी पहुंचती थी और 3 जरूर आता था, और जैसे 3 आता था वो सामने वाला दांत दिखाता था तो बस लूडो की ऐसी की तैसी, आज के बाद मिलना नहीं हमसे, लड़ाई। 3 दिन की लड़ाई, 3 दिन के बाद फिर और ठीक है छोट, फिर व्यवहार, फिर एक साथ हैं। और बैट बल्ले में लड़ाई हो जाए, भैया हम जा रहे हैं, नहीं देंगे, जाओ मेरा बैट हम लेके जा रहे हैं, बॉल भी लेके जा रहे हैं, ना गेंद है ना बैट दे, तुम खड़े रहो ऐसे देखा करो, है ना? तो ये कौन सी अवस्था थी? बाल्यावस्था और शैशवावस्था, यही 2 मर्ज होती हैं। देखो विकास का ये जरूरी नहीं है, कोई टाइम पीरियड वैलिडिटी नहीं है जियो की रिचार्ज की तरह कि फलानी डेट में रात के 12 बजे तुम्हारा शैशवावस्था खत्म हो जाएगा। शैशवावस्था पे बाल्यावस्था के गुण प्रभावी होंगे। ये डिपेंड करेगा कि तुम समाज के साथ इंटरेक्शन कितना कर रहे हो। तुम किशोरावस्था में पहुंच जाओगे, समाज के साथ इंटरेक्ट नहीं करोगे तो तुम रहोगे क्या? बेबी अप्पू, 0 से 3 वर्ष के बालक, जो कभी घर से निकला नहीं, उससे कह दो जाओ सामान ले आओ जाके, तो क्या वो ला पाएगा? वो कहेगा भैया कैसे जाएंगे लेने। और जो समाज में इंटरेक्ट कर रहा है उसको तुम बस बोलोगे नहीं, कहेगा बस आ जाएगा, परेशान ना हो। और यहीं पर सृजनशील बालक होगा तो वो तो और गजब का होगा, वो तो तुरंत कैलकुलेशन भी कर लेगा कहाँ से लाना है। वो सर्वे जितने में तुम बोल रहे हो भैया समोसा लाना है, वो कैलकुलेशन चल रहा है कहाँ से लाई, कहाँ से लाई, यहाँ से लाए, वो तुम्हारी नहीं सुन रहा, वो दिमाग कैलकुलेशन कर रहा है कि हमको लाना कहाँ से। ये दैट इज सृजनशील बालक। और कुंद बुद्धि बालक, सामान्य बुद्धि बालक, भैया समोसा ला दो, कहाँ मिली, इधर जाइए, हुआ जी हुआ मिली, अच्छा गवा, वहाँ ताला बंद रहा, फिर लौटे। अब आप इंतजार कर रहे हो समोसा आ रहा होगा, दरवाज़ा खोलो, ऐसे जो कुछ मंगाओ तो उसके ऊपर नज़र नहीं जाती जिससे मंगाया है, सीधे जाती झिल्ली कहाँ है। और अगर झिल्ली नहीं दिखी, कहाँ है समोसा? दुकान बंद है। अरे पागल आदमी, तुमको दुनिया में और कहीं समोसा नहीं मिला? बगल में देख लेते जाके। तो दैट इज सामान्य एवं कुंद बुद्धि बालक। उनको कोई काम कह दो, अगर वहाँ ताला लगा है ऐसे घुसेड़ के देख लें, हाँ बंद है, फिर लौट आएंगे। उनके अंदर इतनी सृजनशीलता, क्रिएटिविटी नहीं होती कि वो उसको सृजन करके अलग कर ले। और सृजनशील बालक से कह दो अगर जहाँ भेजो वो दुकान बंद है तो दूसरी जगह जाएगा, वहाँ बंद है तो जाएगा डिग्री कॉलेज, डिग्री कॉलेज बंद है तो वहाँ भी आगे बढ़ाएगा, जाएगा। जितनी दुकानें उसकी नॉलेज में, संज्ञान में होंगी, वो सब एक टू बैक ऑप्शन सेलेक्ट करेगा, विकल्प पे विकल्प, विकल्प पे विकल्प। और अंत में मान लो कहीं नहीं मिला और एक दादा जो है समोसा चढ़ावे जाते हैं तो इतना सृजनशील होगा, गाड़ी रोकेगा, उतरेगा, उनकी लकड़ी उकड़ी सुलगा के, भट्टी जलवा के, उनका समोसा तलवा के अपना पैकेट में भर के वो भाग आएगा। ये होते हैं सृजनशील बालक। A.B. डिविलियर, महेंद्र सिंह धोनी, मनोज बाजपेयी, अमिताभ बच्चन, कहीं भी खड़ा कर दो। हैं हैं कौन सी पार्टी? हाँ, सब सृजनशील, सब टेक्निकल। करो वो जो तुम्हें सही लगे। ठीक, बहुत लोग सृजनशील हैं। ठीक, जो आदमी एक जगह रहते हुए 4 जगह रहता है ना, वही सृजनशील है। और जो आदमी एक जगह रहते हुए वहीं सो जाता है, वो क्या है? सामान्य औसत विभाजन क्या है? 90 से 110। चलिए बस भैया आ गए, 2 बातें और लिख लीजिए। खेल विधि द्वारा किस पक्ष का विकास किया जाता है? भावात्मक पक्ष। और सुनो, खेल जो है भाव से जुड़ा है और भाव हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर पूछा जाए शैक्षिक दृष्टिकोण से, सुनो हमारी बात ध्यान से, प्रश्न यही बनता है, शैक्षिक दृष्टिकोण से बालक के लिए कौन सा पक्ष सबसे महत्वपूर्ण होता है विकास के लिए? तो भावात्मक पक्ष। नीचे लिखो, शैक्षिक दृष्टि से विकास का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष। जितने क्वेश्चन बने मैं सब बनवा दे रहा हूँ आपको बिल्कुल जैसे मैं आपको एरो मार मार के पढ़ा रहा हूँ इसी तरह पढ़ो, बड़ा मज़ा आएगा पढ़ के। नहीं तो थ्योरी अगर लिखी तुमने तो तुम्ही को नहीं समझ में आएगा।
मूड खराब हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, अगर प्रश्न आता है कि शैक्षिक दृष्टिकोण से कौन सा पक्ष उत्तरदायी इंपॉर्टेंट होता है, तो हमेशा क्या लगाइएगा, भावात्मक पक्ष, क्योंकि इमोशनल डेवलपमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है भैया। क्योंकि इमोशनल डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट होता है जिससे इंसान मजबूत बनता है, और जिसका इमोशनल डेवलपमेंट मजबूत है वही महेंद्र सिंह धोनी है, किसी भी परिस्थिति में खंबा गाड़ के खड़ा हो जाता है। जबकि किसके पास इमोशनल डेवलपमेंट नहीं है, विराट कोहली के पास तो बिल्कुल भी नहीं है, बस किया करत 2 मिनट में क्रोध है, दिखावा करत है, दिखता है इमोशनल डेवलपमेंट, 0 लेवल डेवलपमेंट। और उसके बाद रोहित शर्मा, वो भी बिल्कुल 0 डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट बिल्कुल 0 उनका। 5-5 शतक मारिन जब टेंशन नहीं रहा, और जहां आया क्या असली भावात्मक पक्ष की बारी, वहीं 5 शतक का काम आ रही है, 4 डाला जाए क्या, जहाँ जरूरत थी सम्मान आता है। एक क्या था, विश्व कप का सम्मान आ सकता था, चूक गए जरा से। ठीक है ना, जरा से तो रह ही जाता है सब कुछ, जरा से ही रह जाता है, जरा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। भावात्मक पक्ष समझ गए, क्या लिखे हो, शैक्षिक दृष्टिकोण सबसे महत्वपूर्ण पक्ष कौन सा होता है, भावात्मक। चलो अब लिखो जल्दी से लिखो। एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था सोरेनसन, बहुत इंपॉर्टेंट थे, सोरेनसन। जल्दी से लिखो, बस 2 मिनट के अंदर हम हट जाएंगे। सोरेनसन, ठीक, कॉपी पे फोकस करना, नहीं समय बर्बाद होगा। सोरेनसन महोदय थे, सोरेनसन महोदय क्या कहे सोरेनसन महोदय, लिखो। खेल द्वारा या खेल विधि के द्वारा बच्चा अपनी आंतरिक शक्तियों का बाह्य प्रदर्शन करता है। खेल द्वारा बच्चा अपनी आंतरिक शक्तियों का बाह्य प्रदर्शन करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, खेल द्वारा बच्चा अपनी आंतरिक शक्तियों का बाह्य प्रदर्शन करता है। आंतरिक शक्तियों का बाह्य प्रदर्शन ही शिक्षा है, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा, या किस शिक्षा से विचारक ने कहा, विवेकानंद। रामकृष्ण परमहंस किसके गुरु थे, विवेकानंद। ठीक है, रामकृष्ण परमहंस से विवेकानंद किस ईयर में मिले थे, 1881। विवेकानंद किसके स्कूल में पढ़ते थे, राजा राम मोहन राय के प्रेसिडेंसी कॉलेज। कब स्थापना हुई थी, 1825। संशोधन करवाया था मैंने, नहीं करवाया, खैर छोड़िए, मैंने कराया था भाई, एंग्लो में बताया था 1822 कर लीजिएगा और 1825 कर लीजिएगा, क्या, राजा राम मोहन राय का प्रेसिडेंसी कॉलेज, या इसी को क्या कहते हैं, हाँ सॉरी उल्टा हो गया। 1815 आत्मीय सभा, 1817 हिंदू कॉलेज, 1825 वेदांत कॉलेज, 1822 एंग्लो इंडियन स्कूल। ठीक है, समझ गए बात को। अब अगर 1826 मिल जाए तो घबराना नहीं, क्या नहीं करना, घबराना नहीं। ठीक, परिभाषा लिखी आपने सोरेनसन की। पूछा जाता है कि विवेकानंद अपने गुरुजी से कब मिले थे, 1881। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का। आजकल परम रामकृष्ण मिशन तो पूछते नहीं। स्वामी विवेकानंद शिकागो सम्मेलन करने कब गए थे, 1893। शिकागो में धर्म सम्मेलन, समझिए बहुत बड़ा धर्म सम्मेलन था। पूछा गया था 68,500 की शिक्षक भर्ती में पूछा गया था कि शिकागो कहाँ गए थे, धर्म सम्मेलन करने। बस हो गया, 2 मिनट। और क्या था, हाँ एक पॉइंट और था। भारत में 1983 में एक महिला आई थी जिसको अध्यक्ष बनाया गया था। एक सोसाइटी थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये अध्यक्ष थी ना कि इसकी प्रणेता थी। जब पूछेगा थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, मैडम आलकार्ट, मैडम ब्लावाटस्की और सर आलकार्ट। और पहली अध्यक्ष कौन रहेगी थी, एनी बेसेंट। और 1893 एक और बहुत विकट काम हुआ था। हमारे यहाँ के बापूजी गए थे कहाँ, दक्षिण अफ्रीका, पढ़ाई करने। क्या करने गए थे, पढ़ाई करने। ठीक है, सोरेनसन की परिभाषा क्या कहती है, कहती है बच्चा खेल के द्वारा अपनी आंतरिक शक्तियों का क्या कर देता है, बाह्य प्रदर्शन का। क्लियर इतनी बात, ठीक। तो चलो एक वैज्ञानिक और गेम में आता है, उसका नाम है, लिखो क्या है उसका नाम, स्टेनले हॉल। एडोलेंस इसकी पुस्तक है और ये सामवेगिक पक्ष को दर्शाने वाला एक बहुत ही चरम का प्रकंड विद्वान था, जिसका नाम था स्टेनले हॉल। और बालक के विकास पर पहली प्रश्नावली विधि देने वाला भी आदमी कौन था, स्टेनले हॉल। ठीक है, समझ गए। बाल मनोविज्ञान पर पहली बार बच्चों से प्रश्न पूछकर उनके बारे में जानने वाला, अध्ययन करने वाला व्यक्ति कौन है, स्टेनले हॉल। इसीलिए इसको फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी कहा जाता है, बाल मनोविज्ञान का पिता कहा जाता है। क्लियर इतनी बात, कोई समस्या इसमें, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले हैं स्टेनले हॉल। स्टेनले हॉल ने भी खेल से संबंधित एक बात कही थी, कहा था खेल वो गुण है जो उस बच्चे के पूर्वज सदियों से करते चले आ रहे हैं। क्या गलत कह दिया, सही बात है। हमारे माता पिता ने भी खेल खेला, उन्होंने भी अपना भावात्मक विकास किया।
खेल द्वारा ही किसी व्यक्ति का भावात्मक विकास होता है, और खेल में जो भावात्मकता होती है पूछो मत। और सबसे ज़्यादा भाव तो तब प्रकट होते हैं अंदर से क्रोध नाम के, जब अगले वाले की गोटी पे 6 आता है और वो खोल के बढ़िया अंदर कर रहा होता है और हमारा एक नहीं आ रहा होता है। कितना क्रोध आता है, और सामने वाला हंस रहा होता है दांत निकाल के, बहुत गुस्सा आती है उसमें कसम से। ठीक है, याद है, इरिटेट होता है कि नहीं यार खुल काहे नहीं रहा, एक काहे नहीं आ रहा। और मजा तब आती है जब सामने वाले हम आपकी बिल्कुल छुआरे पर रखी होती है हैं, और अगला बिल्कुल अंदर होता है, और वो जब पहला पासा चलता है 6 फिर 1 फिर 6 और आप 1 के चक्कर में 2 के चक्कर में 3 के चक्कर में 4 5 के चक्कर में 6 5 पहुंच गया आपके बराबर, वो 5 चाल में आपके बराबर पहुंच गया। और उसके बाद आपने चला फिर आया 5, उसने चला आया 1, फिर उसमें जो क्रोध लेवल होता है वो ज़बरदस्त। तो खेल साफ साफ बता रहा है कि भाव से बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड होता है। चाहे जैसा व्यक्ति हो, एक बार खेल खिला लेना भैया, वो स्पष्ट उसके भाव सामने आ जाएंगे। ठीक है, इतनी बात। चलिए, तो परिभाषा क्या है स्टैनले हॉल की? खेल वह गुण है जो उसके पूर्वज सदियों से खेलते चले आ रहे हैं। तो कौन बड़ी बात कह दी स्टैनले हॉल ने, बिल्कुल एकदम सही बात है। ठीक, चलिए, हाँ, और एक अंतिम परिभाषा और लिख लो। एक वैज्ञानिक है कोल एंड ब्रूस, नाम सुने होंगे इनका, कोल एंड ब्रूस। कोल एंड ब्रूस ने भी एक बहुत पते की बात कही थी, कोल एंड ब्रूस ने कहा था खेल, जब भी खेल से संबंधित बात आएगी तो ये जितने पॉइंट मैंने बताए हैं बस इन्हीं में से क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे साइकोलॉजी में। खेल जो है क्या है भैया, बस ये अंतिम पॉइंट है। खेल क्या है, खेल क्या है बताओ भाई, कोल एंड ब्रूस के आधार पर लिख लो। लिखो, खेल के द्वारा बच्चा अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। खेल के द्वारा बच्चा अपने भावी जीवन का क्या करता है? शिलान्यास करता है। ठीक है, खेल के द्वारा